हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान में परिवहन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा परिवहन या ट्रांसपोर्ट। परिवहन के देखें तो परिवहन को हम मुख्य रूप से कुछ भागों में बांट के पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम सड़क परिवहन मतलब रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर रेल परिवहन मतलब रेल ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन मतलब एयर ट्रांसपोर्ट, और फिर हमारा रोपवे परिवहन मतलब रोपवे ट्रांसपोर्ट, और हमारा पाइपलाइन परिवहन मतलब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। इनके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट हमारे राजस्थान के अंदर इस समय चालू है और इससे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सड़क परिवहन या रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सड़क परिवहन के यातायात का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जहां देखो वहीं सड़कें बिछी हुई है। बात करें विशेषता की तो इसे डोर टू डोर परिवहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक गंतव्य तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। मतलब एक गेट से दूसरे गेट तक हमारा केवल रोड ही ऐसा जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है जो पहुंच सकता है या फिर जिसके माध्यम से जाया जा सकता है। निर्भरता की बात करें तो राजस्थान में यात्री भार और माल भार दोनों हमारे सर्वाधिक सड़क परिवहन पर ही निर्भर करते हैं। चाहे हमारे यात्री भार हो चाहे माल भार हो, दोनों को दोनों हमारे क्या किस पे निर्भर करता है? सबसे ज्यादा सड़क परिवहन पर ही निर्भर करता है। गांव की कनेक्टिविटी की बात करें तो मार्च 2025 तक, कब? मार्च 2025 तक के लक्ष्यों और आंकड़ों के अनुसार देखें तो राजस्थान में सड़कों से जुड़े कुल कितने गांव हैं? 39,666। कितने? 39,666 गांव। मतलब 91.68% गांव किससे जुड़े हुए हैं? हमारे रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे सड़कों के वर्गीकरण के बारे में। सड़कें कितने प्रकार की होती है, सड़कों का वर्गीकरण देखें। तो सड़कों को सामान्यतः मुख्य रूप से तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने आधारों पर? मुख्य रूप से देखें तो तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है सड़कों को। पहला आधार आता है निर्माण के आधार पे। निर्माण के आधार पे सड़कें देखें तो निर्माण के आधार पे सड़कें हमारी चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? चार प्रकार की सड़कें होती है नॉर्मली हमारे किसके आधार पे? निर्माण के आधार पे। और वो चार कौन कौन सी प्रकार की सड़कें? पहली होती है हमारी मौसमी या फिर कच्ची सड़कें। कौन सी? मौसमी या कच्ची सड़कों की बात करें। दूसरी होती है हमारी ग्रेवल, तीसरी हमारे डामर जैसे बिटुमिन सड़कें भी कहते हैं। चौथी होती है हमारी मेटल। आप इसे याद रखेंगे। यदि निर्माण के आधार पर देखें हमारी चार प्रकार की सड़कें कौन कौन सी? मौसमी सड़कें जिन्हें कच्ची सड़कें भी कहते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये हमारी मिट्टी और मलबे से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? मिट्टी और मलबे से मिलकर बनी होती है। और ये सड़कें कैसी होती है? ये सड़कें अस्थायी होती है और हमारी बारिश से पूरी तरह से प्रभावित होती है। एक बारिश आती है और पूरी रोड खराब हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं मौसमी कच्ची सड़कें। दूसरी सड़कें होती है हमारी ग्रेवल। ग्रेवल की बात करें तो बजरी और पत्थर से निर्मित होती है हमारी ग्रेवल सड़कें। किससे निर्मित होती है? बजरी और पत्थर से निर्मित होती है। और ये सड़कें कैसी होती है? उबड़ खाबड़ होती है। कैसी होती है? ये सड़कें उबड़ खाबड़ होती है। तीसरी सड़कें आती है हमारे कौन सी? डामर वाली, बिटुमिन वाली। तो हमारे टार ये डामर के साथ कंक्रीट और बजरी ये मिला करके हमारे सड़कें बनाई जाती है। कौन सी? डामर वाली सड़कें। क्या है? हमारे टार के साथ या डामर के साथ मिलके कंक्रीट या फिर बजरी से मिलके बनाई जाती है। बात करें इन सड़कों की तो यही सड़कें सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। कौन सी? डामर वाली सड़कें। जो आप चारों तरफ काली काली सड़कें देखते हैं ये हमारे डामर की सड़कें हैं जो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा निर्मित डामर की सड़कें सबसे ज्यादा हमारे बाड़मेर और सबसे कम हमारे कहाँ? खेरकल तिजारा में। आप इसे याद रखेंगे कि हमारे पीडब्ल्यूडी बनाती है नॉर्मली डामर की सड़कें। तो सबसे ज्यादा कहाँ बनी हुई है? तो ये हमारे बाड़मेर में। और सबसे कम कहाँ पे? खेरकल तिजारा में। फिर मेटल की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट और लोहे का उपयोग करके। किसका? सीमेंट कंक्रीट और लोहे का उपयोग करके हमारे मेटल की सड़कें बनाई जाती है जो हमारे सबसे ज्यादा मजबूत टिकाऊ होती है, जिसमें हमारे सीमेंट कंक्रीट की सड़कें भी कहा जाता है। तो इस तरह हमने निर्माण के आधार पर सड़कों को चार भाग देख लिए हैं। अब देखेंगे यात्री भार के आधार पे। क्या? यातायात भार के आधार पे देखिए सड़कें कितने प्रकार की होती है। तो इसमें हमारे देखिए दिन प्रतिदिन गुजरने वाले जो वाहन होते हैं तो रोजाना उन सड़कों से कितने वाहन गुजरते हैं उसके आधार पर देखिए हमारे इसको तीन भागों में बांटा गया है। जो सड़कें हैं इसको कितनी? तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी सड़कें हैं? एक तो हमारे कम यातायात वाली, एक होती है हमारी मध्यम यातायात वाली, एक होती है हमारी उच्च यातायात वाली सड़कें। जो हमारे कम यातायात वाली सड़कें हैं तो उनसे उनकी बात करें तो उनसे 400 से कम वाहन रोजाना गुजरते हैं। उन सड़कों से क्या है? 400 से कम वाहन हमारे उस सड़क से होके गुजरते हैं। और ये कहाँ होती है? ये तुम्हारे ग्रामीण कम आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कें पाई जाती है। कौन सी? कम यातायात वाली सड़कें। दूसरी सड़कें होती है हमारी मध्यम यातायात वाली जो 400 से 1000 वाहन हर रोज उस रोड से गुजरते हैं। तो हमारे ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्र है उनको जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं यही ऐसी सड़कें होती है जहाँ पे क्या है? हमारे 400 से 1000 के आसपास वाहन गुजरते हैं। तीसरी होती है हमारी उच्च यातायात वाली सड़कें। कौन सी? उच्च यातायात वाली सड़कों की बात करें तो यहाँ 1000 से अधिक वाहन। कितने? 1000 से ज्यादा वाहन क्या हर
रोज गुजरते हैं। और ऐसी सड़कें कौन सी होती है हमारी? शहरी सड़कें, राज्य और हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन सड़कों को इस श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारे यातायात भार के आधार पर देखें तो सड़कें 3 प्रकार की होती है। एक तुम्हारी कम यातायात वाली, दूसरी मध्यम यातायात वाली और तीसरी उच्च यातायात वाली। तो कम यातायात वाली 400 से कम वाहन रोजाना के, मध्यम यातायात वाली 400 से 1000 वाहन रोजाना के, और उच्च यातायात की बात करें तो 1000 से अधिक वाहन रोजाना के होते हैं। तीसरे आधार पे देखें, तीसरा आधार हमारे कौन सा? महत्व के आधार पे सड़कों की बात करें। किसके आधार पे? महत्व के आधार पे सड़कों के प्रकार देखें तो भारतीय सड़क कांग्रेस जो हमारे दिसंबर 1934 के अनुसार सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दिसंबर 1934 के अनुसार देखिए सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। बात करें पहली सड़क होती है हमारी कौन सी? राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, शॉर्ट में जिसे एनएच कहते हैं। दूसरे हमारे स्टेट हाईवे जिसे एसएच या राज्य राजमार्ग कहेंगे। तीसरे हमारे मुख्य जिला सड़कें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, एमडीआर होते हैं। फिर अन्य जिला सड़कों की बात करें, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, ओडीआर की। पांचवी होती है हमारी कौन सी? ग्रामीण सड़कें। तो हमारे भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार देखिए तो जो दिसंबर 1934 के अंदर बनाई गई थी तो 5 प्रकार की सड़कें होती है। कौन-कौन सी? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। तो ये 5 सड़कों के वर्गीकरण है। किसके आधार पे? महत्व के आधार पे। अब इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो उपयोगिता की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच होता है, नेशनल हाईवे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जबकि हमारे कुल लंबाई के मामले में देखें तो ग्रामीण सड़कों का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। किसके आधार पे? कुल लंबाई के मामले में देखें तो ग्रामीण सड़कों का हिस्सा ज्यादा होता है। और यदि उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो हमारे नेशनल हाईवे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब राजस्थान में सड़कों की लंबाई बात करें तो राजस्थान सड़कों की लंबाई की बात करें तो आंकड़े नए उनके अनुसार देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे कितना है हमारे राजस्थान के अंदर? 10,790 किलोमीटर। कितना? 10,790 किलोमीटर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग की बात करें तो हमारे 17,316 किलोमीटर। कितना? 17,316 किलोमीटर हमारे स्टेट हाईवे या राज्य राजमार्ग है। मुख्य जिला सड़कों की बात करें तो 18,234 किलोमीटर। कितना? 18,234 किलोमीटर हमारी मुख्य जिला सड़क है। और अन्य जिला सड़क की बात करें तो ये हमारे 72,422 किलोमीटर। कितना? 72,422 किलोमीटर हमारे अन्य जिला सड़कें हैं। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो हमारे 2,16,144। कितने? 2,16,144 किलोमीटर हमारी ग्रामीण सड़कें। तो इस तरह कुल सड़कों की बात करें तो हमारे टोटल राजस्थान की सड़कें हैं 3,35,306 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सी सड़कें हैं तो आपको बताना है ग्रामीण सड़कें, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है 10,790 किलोमीटर की। 1949 की बात करें तो 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई मात्र कितनी थी? 13,553 किलोमीटर। और हमने ये कितना बड़ा रास्ता तय किया है? 13,000 से 3,35,000 तक का रास्ता हमारी आजादी के बाद तय कर लिया है राजस्थान के अंदर। अब जिलेवार सड़क की बात करें, जिले के अनुसार देखिए सड़कों की लंबाई, उसकी बात करें तो सड़क मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो सबसे ज्यादा लंबाई हमारे बाड़मेर में, फिर हमारे कहाँ? जोधपुर में है। पहले तो हमारे कहाँ? बाड़मेर में सबसे ज्यादा लंबाई, सर्वाधिक लंबाई जो बाड़मेर में, फिर हमारे जोधपुर में। सबसे कम लंबाई की बात करें तो सबसे कम लंबाई हमारे सिरोही में है, फिर उसके बाद कौन सा आता है? धौलपुर में। तो सिरोही में सबसे कम लंबाई और सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ? हमारे बाड़मेर में है। बात करें सड़कों से जुड़े हुए गाँव की, सड़कों से जुड़े हुए कौन-कौन से गाँव हैं? तो सबसे ज़्यादा गाँव हमारे श्रीगंगानगर के और उदयपुर के जुड़े हुए हैं सड़कों से। श्रीगंगानगर, उदयपुर के सबसे ज़्यादा सड़कों से जुड़े हुए गाँव हैं। न्यूनतम गाँवों की बात करें तो हमारे सिरोही और जैसलमेर, ये सिरोही और जैसलमेर ये जिले हैं जहाँ गाँव क्या है हमारे सड़कों से कम जुड़े हुए हैं। आप इसे याद रखें, सिरोही, जैसलमेर ऐसे जिले हैं जिनके गाँव क्या सड़कों से कम जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा हमारे श्रीगंगानगर, उदयपुर के गाँव हैं। फिर सड़कों से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालय की बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो ये हमारे जयपुर में है। क्या सबसे सर्वाधिक लंबाई हमारी किसकी? सड़कों से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालयों की। तो सबसे लंबी लंबाई हमारी किसकी है? जयपुर में। और सबसे कम लंबाई किसकी है? कोटा और खेड़तल तिजारा की। तो कोटा खेड़तल तिजारा की हमारी सड़कों से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालयों की लंबाई है, सबसे कम लंबाई है, आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे सड़क घनत्व की। किसकी? सड़क घनत्व की बात करें जिसे रोड डेंसिटी कहते हैं। तो सड़क घनत्व क्या होता है? प्रति 100 किलोमीटर, क्या? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, क्या? सड़क घनत्व किसे कहते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की जो लंबाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सड़क घनत्व या रोड डेंसिटी कहते हैं। और राजस्थान की का सड़क घनत्व की बात करें तो हमारे 100 वर्ग किलोमीटर पे हमारे 97.97 किलोमीटर है। क्या? 97.97 किलोमीटर हमारे सड़क घनत्व किसका? राजस्थान का। किसके मुकाबले? भारत के मुकाबले देखें तो भारत का मुकाबले क्या है? भारत का है 194 किलोमीटर। हर 100 वर्ग किलोमीटर में हमारे कितने? 194
किलोमीटर का हमारे क्या है, सड़क घनत्व, आप इसे याद रखेंगे। अब देखेंगे तुलनात्मक आंकड़ों के बारे में। मतलब ये तो हमने सड़क घनत्व देख लिया, भारत का तो 194 है और राजस्थान का 97.97 है। तुलनात्मक आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में क्या सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे, डूंगरपुर में। सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, डूंगरपुर में। और सबसे कम घनत्व कहाँ पे, जैसलमेर में। सर्वाधिक घनत्व हमारे डूंगरपुर में, सबसे कम घनत्व हमारे कहाँ, जैसलमेर में। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा रेल वो सड़क घनत्व कहाँ पे, केरल में। और सबसे न्यूनतम घनत्व कहाँ पे, हमारे जम्मू कश्मीर में। आप इसे याद रखेंगे। तो राजस्थान में तो डूंगरपुर और जैसलमेर, और भारत में और केरल और जम्मू कश्मीर। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की, जिसे नेशनल हाईवे या एनएच कहेंगे। तो बात करें नेशनल हाईवे की, तो इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेशनल हाईवे का संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। रख रखाव और निर्माण की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे एनएचएआई कहते हैं, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे एनएचएआई कहते हैं, ये हमारे इसका निर्माण और रख रखाव का कार्य करता है। किसका? नेशनल हाईवे का। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल कितने एनएच है, नेशनल हाईवे कितने? तो टोटल हमारे 50 नेशनल हाईवे है। किसमें? राजस्थान में। राज्यों के क्रम की बात करें, मतलब नेशनल हाईवे के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा हमारे कहाँ, महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान तीसरे नंबर पे आता है। किसके? नेशनल हाईवे के लंबाई के आधार पे देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे और अपना राजस्थान तीसरे नंबर पे आता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जिलों में जो एनएच है, नेशनल हाईवे, इसकी स्थिति देखें तो सर्वाधिक लंबाई वाले कौन कौन से जिले हैं जहां नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा है? हमारे क्या, बाड़मेर सबसे नंबर 1 पे आता है, 879 किलोमीटर या 879 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कहाँ है, बाड़मेर में। बीकानेर में 866 किलोमीटर और जैसलमेर में हमारे 770 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं। न्यूनतम लंबाई वाले जिलों की बात करें जहाँ पे नेशनल हाईवे बहुत कम है, तो इसमें नंबर 1 पे आता है हमारा करौली, जिसमें हमारे केवल और केवल 58 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं 105 किलोमीटर और डूंगरपुर की बात करते हैं 111 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। बात करें सर्वाधिक नेशनल हाईवे की संख्या वाले कौन कौन से जिले हैं, क्या सर्वाधिक नेशनल हाईवे वाले नए जिले हैं? तो जयपुर में तो हमारे 9 नेशनल हाईवे है, ब्यावर में 6 और हमारे बाड़मेर में 6। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे जयपुर में तो हमारे 9 और बाड़मेर और ब्यावर के अंदर 6 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। बात करें ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जहाँ से कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है? बात करें ऐसे कौन कौन से नेशनल जिला मुख्यालय जहाँ से कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता, तो ये हमारे डीग, सलूम्बर, खेरतल, तिजारा, जिसका वर्तमान नाम क्या है, हमारे भर्तरी नगर है। तो ये हमारे 3 ऐसे जिले हैं जहाँ से, जिनके जिला मुख्यालय से कोई भी नेशनल हाईवे के नहीं गुजरता है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग की। क्या विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की बात करें तो हमारे नेशनल हाईवे नंबर 48 है। क्या नेशनल हाईवे नंबर 48, 52 और 58? क्या नेशनल हाईवे नंबर 48, 52 और 58 तीनों नेशनल हाईवे के 8-8 जिलों से होकर गुजरते हैं। कितने? 8-8 जिलों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से? हमारे 48, 52 और 58 ये नेशनल हाईवे है। राजस्थान के कितने? 8-8 जिलों से होकर गुजरते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से गुजरने वाले सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये हमारे है नेशनल हाईवे नंबर 52। क्या नेशनल हाईवे नंबर 52 क्या है? जिसकी लंबाई 793.55 किलोमीटर की। कितनी? 793.55 किलोमीटर की लंबाई है नेशनल हाईवे नंबर 52 की। तो ये हमारे क्या, संगरूर जो पंजाब है वहां से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। तो हमारे राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 52। फिर बात करें राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 919। 919 की बात करें ये कितना है? 5 किलोमीटर तक का है। अरे कहाँ से? रेवाड़ी से हरियाणा तक का नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे नंबर 148 बी, ये भी हमारे 5 किलोमीटर का ही है। हमारे कोटपुतली बहरोड के अंदर है। आप इसे याद रखेंगे। दो नेशनल हाईवे सबसे छोटे हैं जो सेम लंबाई के हैं, 5-5 किलोमीटर के हैं। कौन कौन से? नेशनल हाईवे नंबर 919 और दूसरा नेशनल हाईवे नंबर 148 बी। और दोनों की लंबाई कितनी? 5-5 किलोमीटर है। अब हम बात करें पूर्णतः राजस्थान में, या ऐसा नेशनल हाईवे जो पूरी तरह से राजस्थान के अंदर ही है, राजस्थान से बाहर नहीं है। तो पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 25 है। तो पूरा जो राजस्थान में ही है ऐसा नेशनल हाईवे। और वो सबसे लंबा कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 25, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? ब्यावर से मुनाबाव तक। आप इसे याद रखेंगे। ब्यावर से मुनाबाव तक हमारी नेशनल हाईवे नंबर क्या 25 जाता है, जिसकी लंबाई हमारी 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर नेशनल हाईवे नंबर 25 की। पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ऐसा नेशनल हाईवे जो केवल राजस्थान में है, सबसे छोटा है, वो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 248। कितना? 248 से सबसे छोटा नेशनल हाईवे, जिसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हमारे 28 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? चंदवाजी से जयपुर तक। कहाँ से? चंदवाजी से जयपुर तक नेशनल हाईवे है, 28 किलोमीटर का है। नेशनल हाईवे नंबर 248। अब एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, दोनों में क्या अंतर होता है उनकी बात करें।
एक तो होता है हमारा एक्सप्रेसवे, एक हमारा होता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो एक तरफ हम एक्सप्रेसवे लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। मतलब गति सीमा की बात करें, एक्सप्रेसवे पे गाड़ी की सीमा होती है हमारे 100 से 120 के आसपास प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलती है। नेशनल हाईवे पे हमारे 70 से 100 के बीच में हमारी गाड़ियां चलती है। लेन की बात करें तो एक्सप्रेसवे में 6 से 8 लेन होती है। कितनी? 6 से 8 लेन होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग में हमारे 4 से 6 लेन होती है। कितनी? 4 से 6 लेन होती है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग में। प्रवेश और निकास की बात करें तो एक्सप्रेसवे में कोई भी चौराहा नहीं होता, विशिष्ट रैंप के द्वारा ही प्रवेश किया जाता है। कोई रैंप होता है, रैंप के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, अलग से कोई भी चौराहा नहीं होता। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इसमें हमारे चौराहे, ट्रैफिक लाइट ये भी होती है, आप इसे याद रखेंगे। एक्सप्रेसवे पे कोई भी चौराहा नहीं होता, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होती, केवल रैंप होते हैं। रैंप के माध्यम से ही उस एक्सप्रेसवे में प्रवेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इसमें हमारे क्या 4 से 6 लेन होती है और इसमें चौराहे और ट्रैफिक लाइट भी होती है। अब बात करें राजस्थान के प्रमुख एक्सप्रेसवे कौन-कौन से हैं, इनकी बात करें। एक आता है हमारा कौन-सा, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। या दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 148 है। बात करें इसकी कुल लंबाई की तो हमारा 1386 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? 373.63 किलोमीटर की। कितनी? 373.63 किलोमीटर की इसमें राजस्थान में लंबाई है। राजस्थान में कौन-कौन से एरिया हैं, कौन-कौन से जिले हैं जिनसे होके ये नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे गुजरता है? डीग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। कौन-कौन से? डीग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। ये हमारे वो जिले हैं जिनसे होके हमारे नेशनल हाईवे नंबर 148 गुजरता है। खास बात देखें तो 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसके पहले चरण जो हमारे सोहना हरियाणा से बड़कापाड़ा दौसा तक 246 किलोमीटर का उद्घाटन बड़कापाड़ा दौसा से किया गया था। किसके द्वारा? हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है तो इसका हमारे जो बड़कापाड़ा दौसा से हमारे 12 फरवरी 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। बात करें दूसरा एक्सप्रेसवे, दूसरा आता हमारा कौन सा, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। कौन सा? अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की बात करें जो नेशनल हाईवे नंबर 754 के है। क्या 754 के है की बात करें अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की। विस्तार की बात करें तो हमारे सांगरिया हनुमानगढ़ से सांचौर जालोर तक है। क्या सांगरिया हनुमानगढ़ से सांचौर जालोर तक हमारे कौन सा, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। जिसकी लंबाई बात करें तो राजस्थान में लंबाई कितनी है? 637 किलोमीटर। कितनी है? 637 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। राजस्थान में कौन-कौन से जिले हैं जिनसे होके गुजरता है? हमारे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर। ये हमारे कुछ जिले हैं जिनसे होके हमारे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे मतलब नेशनल हाईवे नंबर 754 गुजरता है। कि अगला एक्सप्रेसवे आता है हमारा कौन सा? ये हमारे जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। कौन सा? जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे की बात करें जो हमारा NE4C है। बात करें कहाँ से कहाँ तक है तो ये हमारे श्याम सिंहपुरा जो बांदीकुई है वहां से बगराना जयपुर तक है। कहाँ से? हमारे श्याम सिंहपुरा बांदीकुई है वहां से बगराना जयपुर तक हमारे ये एक्सप्रेसवे है। एक आता हमारा कौन सा, चंबल एक्सप्रेसवे जिसे हम अटल प्रगति पथ भी कह सकते हैं। क्या चंबल एक्सप्रेसवे को अटल प्रगति पथ भी कह सकते हैं? तो हमारा कोटा से इटावा तक, क्या कोटा से इटावा मतलब उत्तर प्रदेश तक ये हमारा एक्सप्रेसवे जाता है। बात करें इसकी खास बात की तो एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समानांतर मतलब उसके साथ साथ बनाया गया है। किसके? चंबल नदी के साथ साथ बनाया गया है। कौन सा हमारा? चंबल एक्सप्रेसवे या अटल प्रगति पथ। अगला एक्सप्रेसवे आता है हमारा बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक प्रस्तावित योजना अभी तक चालू नहीं हुई है। बात करें कुछ खास बात की तो भारतमाला परियोजना के तहत निर्मित एक्सप्रेसवे में नेशनल हाईवे नंबर 148 NE4 और NE का मतलब नेशनल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो NH 754 के और N या और हमारे क्या NE4C ये सब हमारे क्या भारतमाला परियोजना के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। वैसे तो सवाल आता नहीं है लेकिन ये तो क्या जस्ट नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। अब नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें जो हमारे बजट 2024-25 में घोषित किए गए थे तो कौन से नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो हाल ही में हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया था उसमें हमारे और वो भी कौन सा 24-25 का तो उसमें हमारा 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी। जिसमें हमारा एक था हमारा कौन सा, कोटपुतली से श्रीगंगानगर तक ये हमारा 250 किलोमीटर का था। कोटपुतली से बीकानेर तक का 295 किलोमीटर और कोटपुतली से किशनगढ़ तक का हमारे 181 किलोमीटर का था। तो तीन तो हो गए। तीन हमारा अजमेर से बांसवाड़ा तक का एक्सप्रेसवे ये 358 किलोमीटर, ब्यावर से भरतपुर तक का एक्सप्रेस है 342 किलोमीटर, जालोर से झालावाड़ तक का 402 किलोमीटर, जयपुर से भीलवाड़ा तक का 193 किलोमीटर, जयपुर से फलोदी तक का 345 किलोमीटर और जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर पचपदरा ये एक्सप्रेस होता हमारे कितना 350 किलोमीटर। तो आप इसको याद कर सकते हैं। नो एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी कब 24-25 के बजट के अंदर।
एक बार वापस आपको इसके नाम बता दें, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। एक तो कोटपुतली से श्रीगंगानगर, दूसरा कोटपुतली से बीकानेर, तीसरा कोटपुतली से किशनगढ़, चौथा अजमेर से बांसवाड़ा, पांचवा हमारे ब्यावर से भरतपुर, छठा जालोर से झालावाड़, सातवां हमारे जयपुर से भीलवाड़ा, आठवां जयपुर से फलोदी, नौवां जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर और पचपदरा। अब हम बात करें राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की। जो प्रमुख प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है इनके बारे में इंडिविजुअली एक एक करके देख लेते हैं। पहला आता है नेशनल हाईवे नंबर 11, जिसकी कुल लंबाई हमारे 848 किलोमीटर, कितनी 848 किलोमीटर है। मार्ग की बात करें तो जैसलमेर को रेवाड़ी से जोड़ता है, ये जो हरियाणा में है, जैसलमेर को रेवाड़ी से जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे नंबर 11। राजस्थान में कौन कौन से जिलों से तो गुजरता है? हमारे जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। कौन कौन से? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों से गुजरता है हमारे नेशनल हाईवे नंबर 11। चित्र में भी आप नेशनल हाईवे नंबर 11 देख सकते हैं, जो हमारी ये नेशनल हाईवे नंबर 11 है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। चित्र में आप सारे नेशनल हाईवे है जो भी महत्वपूर्ण है उनके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे हमारे नेशनल हाईवे नंबर 11 है, ये नेशनल हाईवे नंबर 25 है, ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 27 है, ये नेशनल हाईवे नंबर 21 है, तो ये भी 27 है, ये 23 है, ये हमारे 21 है। तो इस तरह आप क्या चित्र को या स्क्रीन को रोक के एक बार इन नेशनल हाईवे को देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला नेशनल हाईवे। अगला नेशनल हाईवे नंबर आता है हमारे कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 21। इसकी बात करें तो इसकी कुल लंबाई हमारे 502 किलोमीटर है। कितनी? 502 किलोमीटर है कुल लंबाई, तो जिसमें 465 किलोमीटर हमारे राजस्थान में है। तो जयपुर में घाट की गुणी से बरेली यूपी तक जाता है। कहाँ तक? बरेली यूपी तक जाता है ये हमारे नेशनल हाईवे, जिसमें हमारे 465 किलोमीटर राजस्थान में है और कुल कितने? 502 किलोमीटर है। राजस्थान में कौन कौन से जिलों से ये नेशनल हाईवे गुजरता है? तो हमारे जयपुर, दौसा, भरतपुर। क्या जयपुर, दौसा, भरतपुर, और भरतपुर में क्या? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास से। कौन से? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास से होकर गुजरता है। अगला नेशनल हाईवे नंबर आता है 23। 23 की बात करें, इसकी कुल लंबाई हमारे 228 किलोमीटर, कितनी? 228 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मार्ग की बात करें कोथून जयपुर से, कहाँ से? कोथून जयपुर से शुरू होता है और धौलपुर में नेशनल हाईवे नंबर 44 में जाके मिल जाता है। क्या कोथून जयपुर से शुरू होता है और वहाँ धौलपुर में नेशनल हाईवे नंबर 44 में जाके मिल जाता है। राजस्थान में किन किन जिलों से गुजरता है? तो जयपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों से होकर गुजरता है। चित्र में एक और चित्र आपके लिए लिखा है राजस्थान में नेशनल हाईवे का, तो आप इनसे भी देख सकते हैं। ये जैसे नेशनल हाईवे नंबर 68 है, ये 62 है, ये 58 है, ये 52 है, ये 48 है, ये 44 है, धौलपुर से गुजरता है, ये 48 है। तो इस तरह से आप ये भी 48 है, ये 58 है, तो आप इसे देख सकते हैं नेशनल हाईवे, और ये हमारे 68 है। तो चित्र को रोक के, स्क्रीन को रोक के आप एक बार इनको ध्यान से देख सकते हैं, कौन सा नेशनल हाईवे किन किन जिलों से होकर गुजरता है। अब देखेंगे हमारे नेशनल हाईवे नंबर 25। या नेशनल हाईवे नंबर 25 की बात करें, इसकी कुल लंबाई हमारी 483 किलोमीटर है। कितनी? 483 किलोमीटर है। मार्ग की बात करें तो मुनाबाव बाड़मेर को ब्यावर से जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे नंबर 25। किसको? मुनाबाव बाड़मेर को ब्यावर से जोड़ने का काम करता है। विशेष तथ्य की बात करें तो ये राजमार्ग क्या हमारे जोधपुर और बरकीनाल, क्या जोधपुर जो ब्यावर में बरनाल है वहां से गुजरता है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 25। अगला नेशनल हाईवे आता है नेशनल हाईवे नंबर 27। नेशनल हाईवे नंबर 27 की बात करें तो इसकी कुल लंबाई हमारी कितनी? 3507 किलोमीटर। कितनी? 3507 किलोमीटर है। तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से जोड़ता है। पोरबंदर गुजरात को किससे जोड़ता है? सिलचर असम से जोड़ता है। खास बात की बात करें तो भारत के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, और ये देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये हमारे क्या देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 27। और ये किसको किससे जोड़ता है? पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से। बात करें राजस्थान में इसके विस्तार की तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां, ये जिले इस नेशनल हाईवे से होके गुजरते हैं। बात करें नेशनल हाईवे नंबर 919 की, कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 919 की बात करें, इसकी कुल लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। तो कुल लंबाई कितनी है? मात्र 5 किलोमीटर है। तो सबसे छोटे राजमार्गों में से एक है। तो रेवाड़ी हरियाणा से पलवल हरियाणा तक जाता है। रेवाड़ी हरियाणा से पलवल हरियाणा तक जाता है। तो राजस्थान में कहाँ से गुजरता है? तो राजस्थान की खेरतर तिजारा जिले से होके गुजरता है। ये केवल राजस्थान का एक ही जिला खेरतर तिजारा, वहां से होके गुजरता है। फिर आता है नेशनल हाईवे नंबर 44। नेशनल हाईवे नंबर 44 की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 3545 किलोमीटर। कितनी? 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मार्ग की बात करें तो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है उसको हमारे कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है हमारी नेशनल हाईवे नंबर 44। इसको श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। विशेष तथ्य की बात करें तो भारत के उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है उसका हिस्सा है। ये हमारे भारत के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है, और देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 44, जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और राजस्थान केवल धौलपुर से होकर गुजरता है।
अगला नेशनल हाईवे आता है नेशनल हाईवे नंबर 48। इसकी बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई हमारे 2807 किलोमीटर, कितनी 2807 किलोमीटर है नेशनल हाईवे नंबर 48 की कुल लंबाई। मार्ग की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो दिल्ली से चेन्नई तक। कहाँ से, दिल्ली से चेन्नई तक। तो देश के 3 महानगर कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन तीनों को जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे नंबर 48। ऐसा से याद रखेंगे। और 48 की बात करें तो 48 राजस्थान के कितने जिलों से, 8 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। ये 8 जिले हैं जिनसे गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 48। फिर आता है नेशनल हाईवे नंबर 52। जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 2317 किलोमीटर। कितना, 2317 किलोमीटर हमारे नेशनल हाईवे नंबर 52 की लंबाई। तो बात करें इसके मार्ग की, तो हमारे संगरूर पंजाब है, तो संगरूर पंजाब को अंकोला कर्नाटक से जोड़ता है। किसको, संगरूर पंजाब को अंकोला कर्नाटक से जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे नंबर हमारे कौन सा, 52। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जिनसे होकर ये गुजरता है, तो राजस्थान के कितने, 8 जिले हैं जिनसे होकर ये गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 52। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। इस हमारे 8 जिले हैं जिनसे होकर गुजरता है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 52। फिर 58 की बात करें तो 58 की कुल लंबाई हमारी 679 किलोमीटर, क्या 679 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मार्ग की बात करें तो फतेहपुर सीकर को पालनपुर गुजरात से जोड़ता है। ये हमारे फतेहपुर सीकर को पालनपुर गुजरात से जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे नंबर 58। राजस्थान के कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो हमारा सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन। सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर। ये हमारे 8 जिले हैं जिनसे होकर हमारे नेशनल हाईवे नंबर 58 गुजरता है। फिर आता है नेशनल हाईवे नंबर 62। या नेशनल हाईवे नंबर 62 की बात करें तो इसकी हमारी कुल लंबाई 748 किलोमीटर, कितनी 748 किलोमीटर है। मार्ग की बात करें तो अबोहर पंजाब को, किसको, अबोहर पंजाब को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ने का काम करता है। अबोहर पंजाब को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे नंबर 62। आप इसे याद रखेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 8 जिलों से होकर गुजरता है। कितने, 8 जिलों से होकर यह गुजरता है। आप इसे याद रखेंगे। तो कौन कौन से 8 जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही। ये हमारे 8 जिले हैं जिनसे हमारे नेशनल हाईवे नंबर 62 होके गुजरता है। अगला नेशनल हाईवे आता है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 68। नेशनल हाईवे नंबर 68 की बात करें तो इसकी कुल लंबाई हमारे 690 किलोमीटर, कितनी 690 किलोमीटर है नेशनल हाईवे नंबर 68 की लंबाई। मार्ग की बात करें तो जैसलमेर को राधनपुर, तो गुजरात है, उससे जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे नंबर 68। इसको, जैसलमेर को राधनपुर गुजरात से जोड़ने का काम करता है। बात करें राजस्थान में कौन कौन से जिलों से गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 68, तो हमारे जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, ये 3 जिले हैं जिनसे होकर ये गुजरता है। बात करें नेशनल हाईवे नंबर 70 की, नेशनल हाईवे नंबर 70 क्या कहता है उसकी बात करें तो इसकी कुल लंबाई हमारे 323 किलोमीटर, कितने 323 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करें कहाँ से कहाँ तक जाता है, और तन्नोट जैसलमेर को, इसको तन्नोट जैसलमेर को मुनाबाव बाड़मेर से जोड़ता है। तन्नोट जैसलमेर को किससे जोड़ता है, बाड़मेर में जो मुनाबाव है इससे जोड़ता है। खास बात देखिए तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 70 है। मतलब सबसे वेस्टर्न, इसके पश्चिम में कुछ भी नेशनल मार्ग नहीं है। ये तो हमने सारे के सारे नेशनल हाईवे देखे। अब देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे स्टेट हाईवे कहते हैं। तो राज्य राजमार्ग का संचालन, निर्माण और रखरखाव कौन करता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार तीनों काम करती है, संचालन भी करती है, निर्माण भी करती है, रखरखाव का काम भी करती है। बात करें स्टेट हाईवे की तो टोटल हमारे राजस्थान में 192 नेशनल स्टेट हाईवे हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पे हमारे, नागौर जिले में। सबसे ज्यादा हमारे नागौर जिले में। और बात करें तो टोटल कितने, 192। बात करें स्टेट हाईवे की कुल लंबाई की तो 17,376 किलोमीटर, कितना 17,376 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। सबसे लंबा, सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है, स्टेट हाईवे नंबर 1। और वो कितना, 403 किलोमीटर का, 403 किलोमीटर का स्टेट हाईवे नंबर 1 है। सबसे छोटा राज्य राजमार्ग की बात करें तो ये हमारा कितना, 3 किलोमीटर का है, स्टेट हाईवे नंबर 34B। या 34B क्या हमारे सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है। तो ये बी का मतलब तो आप समझते हो, ए बी सी, इसका मतलब क्या है, कोई भी स्टेट हाईवे है उससे जुड़ने वाला एक और छोटा राजमार्ग। लेकिन मुख्य राजमार्ग नहीं है, तो मुख्य राजमार्ग तुम्हारा 34 है और उससे शाखाएं बढ़ जाती है ए बी सी इस प्रकार। तो वो भी हमारे अलग राजमार्ग होता है। तो कितना, 3 किलोमीटर का है। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला की बात करें जहाँ पे हमारे राज्य राजमार्ग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबाई वाले राजमार्ग की बात करें तो हमारे जोधपुर में है। और सबसे कम लंबाई वाले राजमार्ग की बात करें स्टेट हाईवे की तो ये हमारे कहाँ, जैसलमेर में है। अब हम देखेंगे प्रमुख सड़क परियोजनाओं के बारे में। किसके बारे में, प्रमुख सड़क परियोजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। तो सड़क परियोजनाओं को मुख्य रूप से 2 स्तरों पे बांट के पढ़ा जाता है। कितने, 2 स्तरों पे बांटा जाता है और उसके बाद इसको पढ़ा जाता है। एक तुम्हारी राज्य स्तरीय परियोजनाएं होती है
और एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना होती है। कौन-कौन सी? एक तो हमारे राज्य स्तर की परियोजना है और एक हमारे राष्ट्रीय स्तर की परियोजना होती है। पहली होती है राज्य स्तर की परियोजना, उनकी बात करें, तो इसमें हमारे सबसे पहले आती है परियोजना में मुख्यमंत्री सड़क योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री सड़क योजना, जो हमारे 2005 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? राज्य के प्रमुख जितने भी हमारे पर्यटन स्थल है और धार्मिक स्थल है, उनको मुख्य सड़क से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था। क्या मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य था हमारे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। दूसरी परियोजना आती है मेगा हाईवे परियोजना। कौन सी? मेगा हाईवे परियोजना की बात करें, तो वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? तो इस परियोजना के तहत 5 मेगा हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। कितने? 5 मेगा हाईवे का निर्माण करना पूरा कर लिया गया है। बात करें मेगा हाईवे के संचालन की, इसका संचालन हमारे रेड कोर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रेड कोर के द्वारा किया जाता है। रेड कोर की बात करें छोटी सी, इसका निर्माण हमारे 2004 में किया गया था। ये हमारी एक कंपनी है जिसका निर्माण कब किया गया? 2004 में किया गया था। और इसमें हमारे राजस्थान सरकार की 50% और आई एल एंड एफ एस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका 50% हिस्सा है। तो दोनों के संयुक्त उपक्रम में मिलके, मतलब राज्य सरकार भी इसमें और आई एल एंड एफ एस भी है, तो दोनों मिलकर हमारे रेड कोर चला रही है। और इसके तहत क्या मेगा हाईवे परियोजना चलाई जा रही है और हमारे क्या इसके तहत 5 मेगा हाईवे का निर्माण कर लिया गया है। बात करें पहले अब मेगा हाईवे की, तो ये कौन सा था? फलौदी से राम जी का गोल जो बाड़मेर है, वहां तक का पहला मेगा हाईवे बनाया गया था। बात करें मेरा तीसरा तीसरा परियोजना की बात करें, तो राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना। कौन सी? राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना, जिसे RRSMP भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हमारे 2013-14 में की गई थी। कब? 2013-14 में इसकी शुरुआत की गई थी। पैसा कौन दे रहा है? पैसा हमारे विश्व बैंक के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। पैसा कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। उद्देश्य की बात करें, तो ऐसे गाँव जो हमारे क्या 250 से 500 मतलब 499 की आबादी वाले गाँव हैं, उनको सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या? 250 से 499 जहाँ लोग रहते हैं, तो ऐसे गाँव, उनको क्या सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। पैसा कौन दे रहा है? विश्व बैंक। कब से चल रही है? 2013 से 2014, 2013-14 से परियोजना चल रही है। परियोजना का नाम क्या है? राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास योजना की बात करें, जिसे RSHDP भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हमारे 2014-15 में की गई थी। पैसा कौन दे रहा है? एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। और कौन दे रहा है? हमारे वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। उद्देश्य की बात करें, तो राज्य राजमार्ग हमारे स्टेट हाईवे इनका विकास और सुदृढ़ीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला हमारी योजना आती है कौन सी? ग्रामीण गौरव पथ। कौन सी आती है? ग्रामीण गौरव पथ की बात करें, शुरुआत हमारे 2014-15 में की गई थी ग्रामीण गौरव पथ की। तो इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में औसतन 1 से 2 किलोमीटर लंबी, कितनी? औसतन 1 से 2 किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट की सड़क और नालियों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें ग्रामीण गौरव पथ के अंदर जो हमारे ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में औसतन 1 से 2 किलोमीटर तक की हमारी सीमेंट कंक्रीट सड़क और नालियों का निर्माण करना है। फिर शहरी गौरव पथ की बात करें, तो ग्रामीण गौरव पथ था। शहरी गौरव पथ इसके 2 साल बाद शुरू होता है। शुरुआत कब से? 2016-17 से। इसका उद्देश्य भी यही सेम ही है। सेम क्या है? हमारे शहरी जो निकाय हैं, उनकी सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ना और इसके तहत पक्की सड़क, फुटपाथ और नाली का निर्माण करना। क्या-क्या? इसके तहत पक्की सड़क, फुटपाथ और नाली का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। फिर आता है हमारा जयपुर रिंग रोड परियोजना। कौन सी? जयपुर रिंग रोड परियोजना की बात करें, कब से शुरू हुई? 2019 से, और इसकी परिकल्पना हमारे 2000 में कर ली गई थी, लेकिन जो जयपुर रिंग रोड परियोजना है 2000 के अंदर ही आ गई थी, लेकिन चालू हमारे 2019 से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें, सेम टू सेम है, जो शहरी ट्रैफिक है उसको दूर करना। तो जयपुर शहर को चारों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़कर शहर के अंदर यातायात के भारी दबाव को कम करना इसका उद्देश्य है। बात करें अटल प्रगति पथ योजना। कौन सी? अटल प्रगति पथ योजना की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के समान, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के समान उच्च गुणवत्ता वाली जो सीमेंट कंक्रीट वाली सड़कें हैं, उनका निर्माण करना इसका उद्देश्य है। बात करें ऐसा करेगी कौन? कार्यकारी एजेंसी कौन है? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो PWD है, यही इसकी कार्यकारी एजेंसी है। प्रथम चरण की बात करें, 10,000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गाँव हैं, उनको लक्ष्य रखा गया है। जिन ऐसे गाँव जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है, उनको इसके अंदर लक्ष्य बनाया गया है। 2024-25 में 78 पथों को मंजूरी मिली थी, जिसमें से 35 पथ तो पूरे किए जा चुके हैं। अटल प्रगति पथ। दूसरे चरण की बात करें, तो 5,000 से 10,000 वाली आबादी को इसमें चुना जाएगा। इसमें आने वाले 832 गाँव का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हमारे 249 स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें 39 पूरे कर दिए गए हैं। बजट की बात करें, तो नया बजट आया था 2026-27 में, उसमें हमारे 250 अटल प्रगति पथों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कितना? 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है हमारे
250 अटल प्रगति पथों के लिए, जो हमारे किसके द्वारा पूरे किए जाएंगे, पीडब्ल्यूडी मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा पूरे किए जाएंगे। अब राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। किसके राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के बारे में बातचीत करें तो एक परियोजना आती है हमारी, कौन सी, चेतक परियोजना। चेतक परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी। कब की गई थी, 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय हमारे बिछवाल बीकानेर में, कहा, बिछवाल बीकानेर में इसका मुख्यालय। संचालन हमारे बीआरओ मतलब सीमा सड़क संगठन जो है इसका संचालन करता है। कार्य क्या है, जो राज्य के सीमावर्ती जिले हैं जैसे हमारे श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 5 जिले हमारे सीमावर्ती जिले हैं। इनके सामरिक महत्व के की जो सड़कें हैं उनका निर्माण करना हमारे चेतक परियोजना में किया गया है। शुरुआत इसकी 1962 में की गई थी। आप इसे याद रखेंगे, जिसका मुख्यालय कहाँ, बिछवाल बीकानेर में। फिर आता राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी बात करें इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी और 2018 में से भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को। बात करें इसके चरण की तो इस योजना को 7 चरणों में, इस योजना को 7 विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। इसमें हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर परियोजना, 4 लेन नेशनल हाईवे, 2 लेन नेशनल हाईवे, 4 लेन को 6 लेन में अपग्रेडेशन करना, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, बाईपास और हमारे फ्लाईओवर, ये सब कार्य किए जाएंगे इसके अंदर, जिसमें हमारे भारतमाला परियोजना में इसको शामिल कर लिया गया है। बात करें इसके अंदर हमने नाम लिया किसका, स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की बात करें तो विस्तार की बात करें तो देश के 4 महानगर कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ने के लिए हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज की परिकल्पना की गई है। खास बात देखें तो इसकी सबसे बड़ी भुजा चेन्नई कोलकाता के मध्य है, मतलब जो हमारी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं सबसे लंबी भुजा कौन सी, चेन्नई कोलकाता की है। और राजस्थान का प्रमुख नेशनल हाईवे नंबर 48 उसकी उत्तरी पश्चिमी भुजा पर स्थित है, आपसे याद रखेंगे। तो हमारी ये है 4 भुजाएं, ये हमारी दिल्ली है, कलर चेंज कर देते हैं, ये तो हमारी दिल्ली है, ये हमारे मुंबई है, ये हमारे चेन्नई है और ये हमारी कोलकाता है। तो हमारी ये नेशनल हाईवे नंबर 48 है, यही हमारे राजस्थान से होकर गुजरता है। और हमारे कौन सा, कोलकाता से चेन्नई वाला, कौन सा है, कोलकाता से चेन्नई वाला। तो ये वाला नेशनल हाईवे है, ये सबसे लंबा है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज में ये वाला है सबसे लंबा, आपसे याद रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से जिलों से या क्षेत्रों से गुजरेगा। तो नेशनल हाईवे नंबर 19 है, ये हमारे दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, धनबाद, इनसे होकर गुजरेगा। नेशनल हाईवे नंबर 66 हमारे कोलकाता, हमारे जो उड़ीसा है, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लोर, चेन्नई, इनसे गुजरेगा। 48 की बात करें तो 48 हमारा लंबा है, जो हमारे जयपुर, अजमेर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, ठाणे, चित्रदुर्ग और बेंगलुरु, इनसे होकर गुजरेगा, आप इसे याद रखेंगे। बात करें कॉरिडोर परियोजनाओं की, किसकी कॉरिडोर परियोजनाओं की बात करें, कॉरिडोर प्रोजेक्ट की, तो एनएचडीपी का दूसरा चरण हमारे नेशनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। दोनों कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी मतलब उत्तर प्रदेश से काटते हैं। तो बात करें इसके तो दूसरे चरण में हमारे इसमें दोनों कॉरिडोर बनाएंगे, जिसमें हमारे दोनों कॉरिडोर किससे जुड़ेंगे, झांसी के अंदर जाके जुड़ेंगे। तो 2 कॉरिडोर कौन कौन से हैं, एक तुम्हारा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है और एक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। उत्तर दक्षिण की बात करें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमारे श्रीनगर जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाएगा, जिसका नाम है हमारे नेशनल हाईवे नंबर 44। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करें सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात तक, कहाँ सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात तक हमारा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, जिसका नंबर हमारे नेशनल हाईवे नंबर 27। मात्र उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की तो ये राज्य कौन कौन से राज्यों से गुजरेगा, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का केवल एक जिला है धौलपुर, जहाँ से केवल 5 किलोमीटर का होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जिले हैं, ये राज्य हैं जहाँ से हमारा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर गुजरेगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करें तो हमारा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों से गुजरेगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। अब ये देख लेते हैं हमारी ये वाला जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो हमारी केवल झांसी है, यहाँ पे जाके दोनों कॉरिडोर मिक्स होते हैं। तो हमारे श्रीगंगानगर, जम्मू, दिल्ली, आगरा, झांसी, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई, कन्याकुमारी तक जाता है। और ऐसे देखें हमारा पूर्व पश्चिम वाला तो गुवाहाटी, सिलचर, सिलीगुड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कोटा, उदयपुर और पोरबंदर, इनसे होकर गुजरता हमारे, और दोनों का जंक्शन पॉइंट क्या है, झांसी, यूपी, आप इसे याद रखेंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जंक्शन पॉइंट है हमारे कौन सा, झांसी। आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बातचीत करें। इसकी शुरुआत हमारे 25 दिसंबर 2000 से की गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मानदंड क्या थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक जिन आबादी है ऐसे गाँव, क्या ऐसे गाँव जिनकी सामान्य क्षेत्रों में तो 500 से ज्यादा आबादी है,
और मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी है। उन सब गाँवों को क्या है, पक्की सड़क से जोड़ने का इसका मापदंड था। मतलब ये मापदंड था जिसके आधार पर इनको पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। पैसों की बात करें वित्तीय सहायता की, तो 2015-16 से केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 हो गया। पहले ये हमारा पूरा केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता था, लेकिन 15-16 मतलब मोदी जी के आने के बाद क्या राज्यों का भी इसके अंदर योगदान बढ़ गया है, और वो भी कितना 40% राज्यों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 60% योगदान दिया जा रहा है। नोडल विभाग कौन होगा? पीडब्ल्यूडी मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारे, और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके अधीन क्या हमारे, ये इनके नोडल विभाग रहेंगे। फिर आती है हमारी कौन सी, भारतमाला परियोजना। कौन सी परियोजना है? भारतमाला परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हमारी 31 जुलाई 2015 से की गई थी। भारत सरकार की एक योजना है, कौन सी, भारतमाला परियोजना। इसकी खास बात क्या है? 10 मीटर चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण करना। कितनी? 10 मीटर चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण करना हमारे भारतमाला परियोजना के अंदर टारगेट रखा गया है। विस्तार की बात करें तो भारत के 17 राज्य, कितने, भारत के 17 राज्य और 7 तटीय प्रदेश इसके अंदर शामिल किए गए हैं। फिर आती परियोजना कौन सी, भारत सेतु भारतम परियोजना। कौन सी? सेतु भारतम परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हमारे 4 मार्च 2016 से की गई थी। कब से? 4 मार्च 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण करना था सेतु भारतम परियोजना के लिए। क्या? सेतु भारतम परियोजना में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग आती है, तो रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने के लिए या तो उसके ऊपर से हमारे रेलवे ओवरब्रिज या फिर अंडर ब्रिज, इनका निर्माण किया गया था। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की प्रमुख सड़क नीतियों की बात करें, राजस्थान की राज्य सड़क नीति कब आई थी? तो राजस्थान की पहली राज्य सड़क नीति हमारे 1994 में आई थी। कब? 1994 में हमारी राज्य सड़क नीति आई थी। फिर राज्य सड़क सुरक्षा नीति की बात करें तो पहली सड़क सुरक्षा नीति हमारी 21 मार्च 2017 को आई थी। दूसरी सड़क सुरक्षा नीति हमारी 26 जुलाई 2024 को आई थी। कब? 21 मार्च 2017 को हमारी पहली सड़क सुरक्षा नीति, और दूसरी सड़क सुरक्षा नीति हमारी 26 जुलाई 2024 को आई थी। फिर एक एक्शन प्लान था हमारे 10 वर्षों के लिए। एक्शन प्लान की बात करें, सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान की, तो 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान जारी करने वाला राजस्थान प्रदेश का एकमात्र पहला राज्य है। कौन सा? हमारा सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान जारी करने वाला है, वो भी कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना। क्या? वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं, एक पॉलिसी आती है, पॉलिसी का नाम है राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022। इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति है 2022 की, इसकी बात करें। प्रभावी लागू होने की बात करें तो 1 सितंबर 2022 से ये प्रभावी थी, मतलब लागू हुई है। और प्रभावी कब से होगी? हमारी कब तक है? हमारी ये 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। लागू कब हुई? 1 सितंबर 2022 से, प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2026 तक। लक्ष्य क्या? आगामी 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में 15 से 30% की वृद्धि करना। जो इलेक्ट्रिक के वाहन है उनके पंजीकरण 15 से 30% की वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। प्रोत्साहन और लाभ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी का 100% पुनर्भुगतान किया जाएगा। क्या? एसजीएसटी का पुनर्भुगतान किया जाएगा, वो भी कितना? 100%, पूरा का पूरा एसजीएसटी वापस दे दिया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए केवल 5 साल में। अनुदान सब्सिडी की बात करें 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन कोष बनाया गया है। इसके देने के लिए क्या? 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन कोष बनाया गया है। विशेष तथ्यों की बात करें तो राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट घिलोट नीमराना, जो कोटपुतली भरोड़ है, वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। किसका? हमारे राजस्थान का पहला ई बस जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये कहाँ पे? घिलोट नीमराना में, जो कोटपुतली भरोड़ में है, वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। बात करें सब्सिडी की, तो वाहनों के लिए सब्सिडी कैसे कैसे दी जा रही है उसकी बात करें तो दोपहिया वाहनों के लिए देखें जिसकी बैटरी क्षमता 2 से 5 किलोवाट होती है, उसको सब्सिडी दी जाएगी 2000 से 10,000 तक। तिपहिया वाहन हमारे ऑटो या ई रिक्शा है, उसको सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 4,000 से 20,000 तक की। 4 पहिया वाहनों की बात करें तो 30,000 से 50,000 तक की सब्सिडी, और ई बस की बात करें तो 1 लाख से 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो उसकी जैसे वैल्यू होगी, जिस तरह की बस होगी उसी के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी, तो सब्सिडी जरूर दी जाएगी। बात करते हैं एक और नीति आती है राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। जो पुराने वाहन है उनको चलन से बाहर करने के लिए स्क्रैपिंग नीति आई थी 2025 में। दिसंबर 2025 में इसको मंजूरी दी गई थी। लागू की बात करें तो 2 जनवरी 2026 को इसको लागू किया गया था। ये नीति हमारी 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? हमारे 70% पुराने वाहन जो हमारे आज भी रोड पे चल रहे हैं, वो हमारे पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। उनको वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करना, उन वाहनों को। 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों, जितने भी हमारे सरकारी वाहन है, उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना 15 साल से पुराने। और निजी वाहन मालिकों के लिए यह नीति का स्वैच्छिक है, वो चाहे जब इसको स्क्रैप करवा सकते हैं। बात करें जो भी वाहन के मालिक है अपने वाहनों को स्क्रैप करवाएगा, उनको क्या लाभ मिलेगा? प्रोत्साहन की बात करें
तो उनको स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या? स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसको दिखा के वो यदि नया मोटर वाहन खरीदते हैं तो उसमें 50% तक की छूट और अधिकतम कितनी 1 लाख रुपए तक की 50% तक की छूट दी जाएगी। मतलब यदि 2 लाख तक का वो वाहन खरीदते हैं तो उनको 50% तक की छूट दे दी जाएगी। नए वाहन के पंजीकरण में पूर्णतः छूट रहेगी। क्या? जो भी नए वाहन लेंगे उसका रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया जाएगा और ऑटोमोबाइल निर्माताओं के द्वारा नए वाहन की खरीद पे 5% की छूट दी जाएगी। जो हमारे निर्माता है उनके द्वारा नए वाहन की खरीद की जाती है, बाहर से खरीद के लेके आते हैं, तो वो क्या उनको 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब बात करें रोडों से संबंधित कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, मतलब रोड से संबंधित कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, उनके कौन-कौन से कार्य हैं, उनकी बात करें। एक संस्था आती है हमारी सीमा सड़क संगठन। क्या सीमा सड़क संगठन की बात करें जिसे डीआरओ कहते हैं, तो इसकी स्थापना हमारे मई 1960 में की गई थी। कब? तो मई 1960 में हमारी इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? हमारे नई दिल्ली के अंदर। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली के अंदर। इसका मुख्य कार्य उद्देश्य की बात करें, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन जो सीमावर्ती क्षेत्र है, रक्षा मंत्रालय के अधीन जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है राजस्थान के 5 जिले जैसे, तो उन क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना। क्या? सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य या उद्देश्य है। फिर आता है आरएसआरटीसी मतलब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। क्या? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बात करें तो इसकी स्थापना हमारे या गठन की बात करें 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना या गठन किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारे जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हमारे जयपुर में इसका मुख्यालय। किसका? आरएसआरटीसी का मुख्यालय जयपुर में है। तो राज्य में सार्वजनिक बस परिवहन सेवाएं होती है, उनका संचालन करना इसका मुख्य कार्य या उद्देश्य है। किसका? आरएसआरटीसी का, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। फिर बात करें हमारी अगली संस्था आती है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जयपुर में। ये कृषि मंडियों को गांवों से जोड़ने के लिए, ये कृषि मंडियों को गांवों से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य करता है। इसको कृषि मंडियों को गांवों से जोड़ने के लिए। अगली संस्था आती है हमारे पास आरएसआरडीसी। आरएसआरडीसी की बात करें राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हमारे 8 फरवरी 1979 को की गई थी और सड़कों, भवनों, पुलों का निर्माण करती है। ये क्या करती है? सड़कों, भवनों और पुलों का निर्माण करती है। अगली संस्था आती है हमारे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना हमारे 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कहाँ? मुंबई में। ये क्या करती है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के जो आधारभूत विकास है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत विकास के लिए सड़क निर्माण में पैसे देती है। किसके लिए पैसे देती है? सड़क निर्माण के लिए पैसे देती है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे एनएचएआई कहते हैं उसकी बात करें तो 1995 में अधिनियम था 1988 का और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी एनएचएआई का, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे का निर्माण करना और रखरखाव करना इसका कार्य है। तो राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो 2 जून 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। स्टेट हाईवे और अन्य जो राज्य सड़क है इनका निर्माण और संचालन इसका मुख्य कार्य है। बात करें अगली संस्था की, अगली संस्था हमारी राजस्थान राज्य बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या? राजस्थान राज्य बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसकी स्थापना हमारे 1 जुलाई 2015 को की गई थी। मुख्यालय हमारे कहाँ? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में इसका मुख्यालय है। तो सरकारी और निजी बसों के संचालन को, सरकारी और निजी बसों के संचालन को सुगम और कारगर बनाना और टर्मिनलों का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो हमारे एक छोटी सी बात और बता दी, नाबार्ड की स्थापना हमारे 12 जुलाई 1982 को की गई थी। बात करें अन्य तथ्य और योजनाओं की बात करें तो मील के पत्थर की बात करें, कि जो हमारे नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे मील के पत्थर बनाए जाते हैं, माइलस्टोन बनाए जाते हैं, उनकी कैसे पहचान की जाए? तो सड़क के किनारे लगे पत्थरों के ऊपर के हिस्से में रंग किया जाता है, जिनके आधार पर हम क्या नेशनल हाईवे की या स्टेट हाईवे की पहचान कर सकते हैं। यदि कोई भी नेशनल हाईवे है, वहाँ पत्थर लगे होंगे, उन पे पीला कलर किया होगा। जो मील का पत्थर है, माइलस्टोन है, उसपे पीला कलर होगा। स्टेट हाईवे पे हरा रंग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पे नारंगी रंग और जिला सड़क की बात करें तो उसपे क्या काला रंग होगा। तो रंगों से भी हम रोडों की पहचान कर सकते हैं। पीला मतलब नेशनल हाईवे, हरा मतलब राज्य है स्टेट हाईवे, नारंगी मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कें, काले का मतलब जिला सड़कें। उपलब्धियों की बात करें तो हमारी पहली जो सरकारी बस थी वो हमारे जिला टोंक में चलाई गई थी 1952 में। पहली सरकारी बस कब चलाई गई? 1952 में। कहाँ पे? टोंक में चलाई गई थी। और पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर, क्या कि पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ शुरू किया गया था? जयपुर में, मार्च 2023 में। किसके द्वारा? टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा स्क्रैपिंग सेंटर शुरू किया गया था। फिर बात करें दुर्घटना रहित सड़कें, बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी दुर्घटना रहित सड़कों की। तो राज्य के 3 प्रमुख सड़क मार्गों को दुर्घटना रहित मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन-कौन से? शाहजहाँपुर से अजमेर तक। या शाहजहाँपुर से अजमेर तक का जो हाईवे है जिसमें नेशनल हाईवे नंबर 48 और 448 है, इनको शामिल किया गया है जो हमारे दुर्घटना रहित सड़कों में शामिल किया जा रहा है। बर बिलाड़ा
और जोधपुर, बरबीघाड़ा जोधपुर जिसमें हमारा नेशनल हाईवे नंबर 25 है, इसको शामिल किया गया है। और सीकर बीकानेर जिसमें हमारा नेशनल हाईवे नंबर 11 और 52 को शामिल किया गया है। तो हमारे 3 जो हमारे क्षेत्र है या 3 हमारे जो मार्ग है जिनको हमारे क्या है दुर्घटना रहित सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये घोषणा की थी 2022-23 के बजट में। फिर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की बात करें या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की बात करें, सामान्यतः 1 से 31 जनवरी तक मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। बात करें राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना की या राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 से चल रही है। मतलब जैसे हमारे ओला उबर जैसी कैब कंपनियां हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कौन कौन से नियम है? तो इसमें लाइसेंस के लिए न्यूनतम 50 मोटर कैब होना अनिवार्य है। जो ऐसी कोई कंपनी है यदि रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसके पास कम से कम 50 मोटर कैब होना अनिवार्य है, जिसमें से 50% वाहन कैसे होने चाहिए? वातानुकूलित, मतलब एसी होने चाहिए। और अन्य वाहनों की स्थिति में 25 वाहन एसी वाले होने चाहिए। लाइसेंस शुल्क की बात करें तो 5 लाख होगा, जो 5 साल के लिए वैध होगा। 5 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। 5 लाख में 5 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। वाहन चालक के लिए बात करें तो 40 घंटे का प्रशिक्षण देना जरूरी है। वाहन चालक को जो कंपनी क्या है तो क्या 40 घंटे का मिनिमम ट्रेनिंग देगी। बीमा की बात करें तो यात्रियों के लिए 5 लाख का बीमा दिया जाएगा, चालक के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस कराया जाएगा। कितना? 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस कराया जाएगा और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। आय के हिस्से की बात करें तो कुल किराए का 80% हिस्सा वाहन चालक ही रखेगा अपने पास। क्या? जितना भी हमारा कुल किराया मिलेगा उसको तो 20% ही कंपनी ले सकती है, 80% किसको? वाहन चालक को ही दिया जाएगा। गाड़ी या कैब 8 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कितनी? 8 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कैब में जीपीएस और पैनिक बटन भी होना जरूरी है। जीपीएस और पैनिक बटन होना जरूरी है। चालक कई एग्रीगेटर कंपनी के साथ एक साथ काम करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा बोर्ड नहीं बना सकते कि जैसे ओला के साथ यदि कोई काम कर रहा है तो सिर्फ ओला के साथ काम करेगा, उबेर के साथ नहीं। वो अपनी इच्छा हो किसी के साथ भी काम कर सकता है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति दिसंबर 2025 की बात करें। हमारे टीओडी की बात करें तो इसका नोडल विभाग कौन सा है? नगरीय विकास विभाग, यूडीएच है। अर्बन डेवलपमेंट जो विभाग है हमारा वो हमारे क्या इसका नोडल विभाग है। इसका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति है, उसका हमारा नोडल विभाग कौन सा? नगरीय विकास विभाग। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परिवहन जो साधन है जैसे हमारा रेल, मेट्रो, बस, इनके उपयोग को बढ़ावा देना और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दायरे की बात करें तो ट्रांजिट स्टेशनों के चारों ओर जो हमारे ट्रांजिट स्टेशन है उनके चारों ओर 800 मीटर का क्षेत्र टीओडी माना जाएगा। जितने हमारे ट्रांजिट स्टेशन है उनके चारों ओर के 800 मीटर का जो क्षेत्र है वो टीओडी श्रेणी के अंदर या टीओडी जोन के अंदर ही माना जाएगा। फिर बात करें प्रधानमंत्री जनमन योजना। क्या प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात करें जिसका पूरा नाम है हमारे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान हमारे प्रधानमंत्री जनमन का पूरा नाम है, जिसकी शुरुआत हमारे 15 नवंबर 2023 को की गई थी। कब? 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें इसके उद्देश्य की तो 24,000 करोड़ के बजट से विशेष रूप से जो हमारे कमजोर जनजातीय समूह है पीवीटीजीज है इन क्षेत्रों में सड़क सहित 11 बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना। क्या? 11 बुनियादी सुविधाएं हैं उनका निर्माण करना, उनका विकास करना इसका उद्देश्य है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसके तहत राजस्थान के 12 जिले में 38 संपर्क विहीन बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। कितनी? 38 बस्तियों को जहां क्या सड़क पहले से नहीं थी उनको क्या सड़क से जोड़ा जाएगा। अब बात करिए तो हमने सड़क के बारे में बात की, बहुत देर से सड़क के बारे में बात करें। अब रेल के बारे में बात करें, रेल परिवहन जिसके बारे में बात करें। विषय की बात करें तो रेल परिवहन क्या भारतीय संविधान की संसूची का विषय। कौन सी संसूची का विषय? भारत की पहली रेल की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच में, बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी के लिए हमारी रेल चलाई गई थी, पहली रेल, जिसका इंजन का नाम फेरी क्वीन था। राजस्थान की पहली रेल की बात करें तो 1874 में पहली बार आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से कहाँ के? बांदीकुई दौसा के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा की बात करें 1994 में शुरू की गई थी। मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में, मतलब नागौर के बीच में है ये दोनों जगह। तो यहाँ पे हमारे राजस्थान में पहली रेल बस सेवा शुरू की गई थी और लेकिन ये वर्तमान में तो बंद है, शुरू की गई थी 1994 में। बात करें रेलवे लाइनों के वर्गीकरण की, रेलवे लाइन कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करें। रेलवे लाइनों के पटरियों का वर्गीकरण होता है। रेलों का क्या वर्गीकरण होगा? पटरियों के वर्गीकरण की बात करें तो पटरियों के बीच की जो दूरी है उनके आधार पर रेलवे गेज को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। जो हमारे पटरियां, 2 पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी के आधार पे। गेज के 4 प्रकार की बात करें, एक तो हमारा नैरो गेज होता है, एक मीटर गेज, एक स्टैंडर्ड गेज और एक होता है हमारा ब्रॉड गेज। कौन कौन सी गेज है? एक तो हमारा नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज, 4 गेज है। नैरो गेज के बीच की दूरी है 0.76 मीटर,
मीटर गेज के 1 मीटर, स्टैंडर्ड गेज की बात करें 1.44 मीटर और ब्रॉड गेज की बात करें तो 1.67 मीटर हमारे ब्रॉड गेज के बीच की दूरी है, मतलब दोनों पटरियों के बीच की दूरी है। नैरो गेज की बात करें तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम आती है। मीटर गेज की बात करें तो पुराने जो रेलवे ट्रैक है, अब क्या ब्रॉड गेज में इसको बदल रहे हैं, लेकिन पुराने रेलवे ट्रैक में काम आती थी, जिसमें हमारे 1 मीटर की दूरी थी। स्टैंडर्ड गेज की बात करें तो मेट्रो रेलवे ट्रैक में इसका उपयोग किया जाता है 1.44 मीटर स्टैंडर्ड गेज का। अब ब्रॉड गेज की बात करें तो भारत का मुख्य और सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला रेलवे गेज कौन सा? 1.67 मीटर का, जो दोनों पटरियों के बीच की दूरी है। हमने इसके बारे में बात की है। अब बात करें राजस्थान में रेलवे का संचालन, मतलब इसके जोन और मंडल की बात करें तो राजस्थान में रेलवे का संचालन मुख्य रूप से 2 रेलवे जोन और 5 मंडलों के द्वारा किया जाता है। कि 2 रेलवे जोन है और 5 मंडल है, उसके द्वारा राजस्थान में रेलवे का संचालन किया जाता है। तो कौन-कौन से? तो पहला तुम्हारा कौन-सा मंडल? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। बात करें इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में स्थित मंडल की बात करें तो राजस्थान में इसके 4 मंडल है। तो 2 तो जोन है और 5 मंडल है। इसमें 4 मंडल हमारे उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में है। और 4 मंडल कौन-कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। ये चारों मंडल हमारे उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में हैं। दूसरा जोन आता है हमारा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। कौन सा? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन की बात करें, डब्ल्यूसीआर। इसकी स्थापना हमारे 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है। राजस्थान में कितने मंडल है? राजस्थान में इसका एक ही मंडल है और वो कौन सा? कोटा मंडल। राजस्थान में प्रमुख रेल सेवाओं की बात करें तो राजस्थान में जितनी भी हमारी रेल सेवाएं हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारी यात्री रेल सेवा, दूसरा पर्यटन रेल सेवा। पर्यटन रेल सेवा बहुत महंगी है, लेकिन यात्री रेल सेवा बहुत ज्यादा सरल है, सुलभ है, आसान है। सबसे पहले यात्री रेल सेवा की बात करें, इसमें हमारी चलती है एसी डबल डेकर रेल सेवा की बात करें। एसी डबल डेकर रेल सेवा की बात करें तो राजस्थान की पहली की बात करें तो 2012 में शुरू की गई थी। जयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन के बीच में। जयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन के बीच में हमारे राजस्थान की पहली डबल डेकर एसी ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी। देश की बात करें तो देश की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन की सुविधा हमारे अक्टूबर 2011 में हावड़ा से धनबाद के बीच में शुरू की गई थी। बात करें देश में प्रथम सामान्य जो एसी है, नॉन एसी डबल डेकर ट्रेन 1978 से 1979 में मुंबई सेंट्रल से सूरत के बीच में चली थी। ये नॉन एसी वाली थी। और एसी वाली की बात करें तो राजस्थान में तो 2012 में और देश में 2 अक्टूबर 2011 में शुरू कर दी गई थी। मेट्रो रेल सेवा की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2010 में की गई थी। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसे जेएमआरसी कहते हैं, उसकी स्थापना के साथ ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तकनीकी सहयोग की बात करें तो हमारे सिगल इंडिया लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलकर इसको सहयोग कर रहे हैं। कौन सा? टेक्निकल सपोर्ट या तकनीकी सहयोग कर रहे हैं। बात करें आर्थिक सहयोग की तो एशियन विकास बैंक ईडीबी है, वो इसको पैसा दे रहा है, आर्थिक सहयोग दे रहा है। एशियन डेवलपमेंट इसको पैसा दे रहा है। निर्माण के चरणों की बात करें तो हमारे क्या 2 चरणों के अंदर, 2 फेज के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। कितने? 2 फेज के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में 1A है, जो 2015 में शुरू किया गया था, मानसरोवर से चांदपुल के बीच में 9.7 किलोमीटर का। फेज बी की बात करें 1B की तो ये 2020 में शुरू किया गया था, चांदपुल से बड़ी चौपड़ 2.35 किलोमीटर का। फिर हमारे फेज 1C की बात करें जो अभी चल रहा है, हुआ नहीं है, 1D भी चल रहा है। तो 1C हमारे बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और फेज 1D मतलब मानसरोवर से 200 फीट बाईपास हमारे 1.3 किलोमीटर का तो 1D है और 1C हमारे 3.4 किलोमीटर का है। तो ये दोनों प्रस्तावित चल रहे हैं। एक प्रस्तावित हमारे कौन सा? फेज 2 का, तो सीतापुरा से अंबावाड़ी तक है, 23.5 किलोमीटर तक का ये प्रस्तावित है। तो फेज 2 के अंदर शुरू होगा। जब हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा तब फेज 2 शुरू किया जाएगा। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में वंदे भारत और अन्य जो आधुनिक ट्रेन है उनकी बात करें तो पहली वंदे भारत ट्रेन हमारी अजमेर जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर 2023 में शुरू की गई थी। दूसरी वंदे भारत जोधपुर से साबरमती गुजरात, जो हमारे 2023 में। तीसरी वंदे भारत हमारी उदयपुर सिटी से जयपुर। चौथी वंदे भारत उदयपुर सिटी कोटा और आगरा कैंट। बात करें नई नई घोषणाओं की तो सितंबर 2025 से हमारे बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत और उदयपुर चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इनकी घोषणाएं की गई। ये भी ट्रेनें भी चलेगी। एक ट्रेन आती है अमृत भारत ट्रेन। ट्रेन नहीं है ये। बात करें अमृत भारत ट्रेन की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन मदार जंक्शन अजमेर से दरभंगा बिहार के बीच में शुरू की गई। कौन सी? अमृत भारत ट्रेन। आप इसे याद रखेंगे, कई बार आ जाए तो आपको बताना होगा अमृत भारत ट्रेन क्या है। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की बात करें तो हमारे जैसलमेर जंक्शन से दिल्ली की जो शकूर बस्ती है वहां तक जाती है हमारी कौन सी? स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। बात करेंगे हम पर्यटन रेल सेवा की। किसकी? पर्यटन रेल सेवा की बात करें, टूरिस्ट रेल सर्विसेज की बात करें। इसमें हमारी एक ट्रेन आती है पैलेस ऑन व्हील्स। कौन सी? पैलेस ऑन व्हील्स की बात करें, जिसका स्लोगन है 1 वीक इन वंडरलैंड, मतलब आश्चर्य की जगह पे एक हफ्ता गुजारो। विस्तार की बात करें कहाँ कहाँ जाती है? दिल्ली राजस्थान आगरा इनके बीच में जाती है।
वर्तमान नाम क्या है? हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। इसका किराया लगभग 15 से 20 लाख रुपए 1 हफ्ते का, आप इसे याद रखेंगे। लेकिन इसमें राजाशाही सुविधा और राजाशाही जो अनुभव दिया जाता है। दूसरी ट्रेन हमारी फेरी क्वीन, ये हमारी क्या 1997 से चल रही है। मार्ग की बात करें तो दिल्ली से अलवर जो सरिस्का है इनके बीच में चलती है। इंजन की बात करें तो 1855 में निर्मित सबसे पुराना भाप संचालित इंजन है, उनसे ये चलाई जाती है। पर्यटन की अवधि की बात करें तो 2 दिन और 1 रात। भारत इसमें हमारे 2 चीजें हैं, एक तो भारतीय रेलवे और आरटीडीसी, ये दोनों मिलकर चलाती है कौन सी? फेरी क्वीन। इसमें हमारा 2 दिन और 1 रात का सफर होता है। तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये हमारा 2009 से चालू है। भारतीय रेलवे और आरटीडीसी दोनों मिलकर इसे चला रहे हैं। वर्तमान में इसे क्या पैलेस ऑन व्हील्स में ही मिला दिया गया है, किसको? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। तो विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन की बात करें, किसकी? विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन की बात करें 2023 से चल रही है। तो देश और राज्य की पहली हेरिटेज विस्टाडोम है। क्या देश की पहली और राज्य की भी पहली हेरिटेज विस्टाडोम है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मारवाड़ जंक्शन पाली से कालमी घाट राजसमंद तक। क्या मारवाड़ जंक्शन पाली से कालमी घाट राजसमंद तक ये ट्रेन चलेगी, आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे विशेष तथ्य की। तो एक राज्य का एकमात्र सक्रिय मीटर गेज कौन सा है? यही है। यही हमारे क्या एकमात्र सक्रिय मीटर गेज है, आपसे याद रखेंगे। कौन सा? विस्टाडोम जो हेरिटेज गेज है। अब देखेंगे राजस्थान की प्रमुख रेल सुरंगों के बारे में। रेल सुरंगों की बात करें, रेलवे टनल्स की बात करें। एक रेलवे टनल हमारी डीडवाना इंदावा रेल सुरंग। कौन सी? डीडवाना इंदावा रेल सुरंग की बात करें, ये हमारे का लालसोट गुजरात में है और लालसोट दौसा में है। इसकी बात करें लंबाई की तो 2171 मीटर, मतलब 2.25 किलोमीटर के लगभग हमारी ये रेलवे सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग गंगापुर सिटी दौसा रेल मार्ग पे है ये। क्या? गंगापुर सिटी और दौसा रेल मार्ग पे हमारे कहाँ पे? लालसोट दौसा में। ये हमारे डीडवाना इंदावा रेल सुरंग है। फिर देवारी सुरंग की बात करें, चित्तौड़ से उदयपुर के बीच में, ये चित्तौड़ से उदयपुर के बीच में 750 मीटर लंबी रेल सुरंग है। कामली घाट प्रथम सुरंग की बात करें तो देवगढ़ और मारवाड़ के जंक्शन के बीच में, कहाँ से कहाँ तक? देवगढ़ और मारवाड़ जंक्शन के बीच में 500 मीटर लंबी हमारी रेलवे सुरंग है। मीटर गेज ट्रैक पे स्थित है ये। कामली घाट द्वितीय सुरंग सुरंग की बात करें तो देवगढ़ और मारवाड़ के जंक्शन पे 300 मीटर लंबी मीटर गेज ट्रैक है हमारे। कौन सा? ये कामली घाट द्वितीय सुरंग। तो हमारे 4 खास खास हमारे रेलवे सुरंग, बाकी तो छोटी छोटी है। बात करें प्रमुख रेलवे संस्थान और उनके कारखानों की बात करें, प्रमुख रेलवे संस्थान और कारखानों की बात करें तो लोको रेलवे कारखाना कैरिज वर्कशॉप ये हमारे अजमेर में है। लोको रेलवे कारखाना कहाँ पे? हमारे अजमेर में। एशिया का मीटर गेज वाला सबसे बड़ा यार्ड फुलेरा कहाँ है? जयपुर में। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पे? हमारे फुलेरा जयपुर में। सिमको की बात करें, सिमको वैगन फैक्ट्री ये कहाँ है? भरतपुर में। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसकी स्थापना मैंने 1957 की गई थी। सिमको की वैगन फैक्ट्री कहाँ पे? हमारे भरतपुर में। और 2008 से ये टीटागढ़ वैगन कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा? टीटागढ़ वैगन्स कंपनी है, इसके द्वारा चलाई जा रही है। बात करें मेमू रेलवे कोच फैक्ट्री की, किसकी? मेमू रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करें तो भीलवाड़ा में। मेमू मतलब मैन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। क्या मैन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है मेमू का पुराना। ये कहाँ चल रही फैक्ट्री? हमारे भीलवाड़ा में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में चल रहा है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक टेस्ट ट्रैक, डेडिकेटेड रेलवे टेस्ट ट्रैक की बात करें तो नावा जो डीडवाना कुचामन में है, ये ट्रैक वहाँ पे है। क्या? नावा जो डीडवाना कुचामन में है, ये ट्रैक वहाँ पे है। और ये हमारे 64 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन ट्रैक है। क्या? 64 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन ट्रैक है, जहाँ हमारे हाई स्पीड ट्रेनों का परीक्षण किया जाता है। किसका? हाई स्पीड ट्रेनों का परीक्षण किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण रेलवे तथ्य की बात करें तो रेलवे लाइन मार्ग की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में कुल रेल मार्ग लगभग 6135 किलोमीटर है, जिसका लगभग 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका, मतलब सभी ट्रैकों पर विद्युत लाइनें बिछाई जा चुकी है। राष्ट्रीय हिस्सों की बात करें तो कुल राष्ट्रीय रेल मार्ग का, मतलब देश के अंदर जितने भी कुल रेल मार्ग है उसका 8.86% राजस्थान में रेल मार्ग है। रेल घनत्व की बात करें तो हर 1000 किलोमीटर पे 17.52 किलोमीटर रेलवे हमारे राजस्थान में है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो माल ढुलाई के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं। राजस्थान में हमारे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है। क्या? राजस्थान में हमारे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, इसका हिस्सा है। तो राज्य में पहला जयपुर से अजमेर के बीच में फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया। कहाँ से कहाँ तक? जयपुर से अजमेर के बीच में फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें केवल हमारे माल वाहन ही चलेंगे। रेल विहीन जिले की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी रेल नेटवर्क नहीं है। उनको से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। निर्माणाधीन रेल मार्ग की बात करें, मतलब कहाँ का रेल मार्ग बन रहे हैं तो रतलाम एमपी से बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल मार्ग लगभग 192 किलोमीटर का रेल मार्ग बनाया जा रहा है। रेल उत्सव की बात करें तो 7 नवंबर 2025 को, कब? 7 नवंबर 2025 को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया था रेल उत्सव।
रेल मंत्रालय के द्वारा 100 वर्ष से अधिक पुराने जो स्टेशन है उन पर यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। कितना 7 नवंबर रेल उत्सव जो हमारे कहाँ पे बीकानेर रेलवे स्टेशन पे शुरू किया गया था, जो जिन रेलवे स्टेशनों को 100 से ज्यादा साल हो जाते हैं वहां पे। बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना, उद्देश्य क्या है इसकी? तो रेलवे स्टेशनों का एकीकरण और आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में हमारे जो देशनोक बीकानेर है से उत्तरी पश्चिमी रेलवे के फतेहपुर शेखावटी, राजगढ़, मंडी डबवाली और गोगामेडी स्टेशन है उनको इस योजना के तहत उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। किसका? हमारे अमृत भारत स्टेशन योजना का। अब बात करेंगे, ये तो हमने रेलवे के बारे में बात की, अब वायु परिवहन के बारे में बात करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की। तो प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो वायु परिवहन भारतीय संविधान की संसूची मतलब केंद्र सरकार का विषय है। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 में कर लिया गया था। भारत में पहली शुरुआत की बात करें तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी उत्तर प्रदेश के बीच में पहली बार फ्लाइट चली थी। 1911 में इलाहाबाद से कहाँ? नैनीताल पहली फ्लाइट चली थी। राजस्थान की बात करें तो देश की बात है, राजस्थान की बात करें तो राज्य का पहला फ्लाइट क्लब हमारे जोधपुर में 1929 में महाराजा उम्मीद सिंह के द्वारा शुरू किया गया। किसके? महाराजा उम्मीद सिंह के द्वारा जोधपुर 1929 में पहला फ्लाइट क्लब शुरू किया गया था। वायु परिवहन के संचालन और नियंत्रण की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तो AIAI है, AAI है मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर वायु परिवहन का संचालन करता है। राज्य स्तर पर बात करें तो राजस्थान नागर विमानन निगम सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन है, जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 2006 को की गई थी। वो इसका संचालन और नियंत्रण का काम करता है। कौन? सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में वायु हवाई परिवहन अवसंरचना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राजस्थान में कितने हवाई अड्डे हैं? तो राजस्थान में कुल कितने? 10 हवाई अड्डे हैं, जिसमें 2 प्रस्तावित है। 10 हवाई अड्डे हैं और 2 प्रस्तावित, मतलब टोटल 12 हवाई अड्डे हैं। 10 की बात करें तो जिसमें 6 तो हवाई अड्डे मिलिट्री के हैं और 4 के हमारे नागरिक के लिए। सिविलियन तो 6 है, सिविलियन तो 4 है और 6 मिलिट्री है और 2 बन रहे हैं। हवाई पट्टियों की बात करें तो 22 हवाई पट्टियां हैं, जिसमें 18 तो राज्य सरकार की और 4 निजी क्षेत्र के अधीन काम करती क्या? हवाई पट्टियां। जब बात करें 4 कौन-कौन सी निजी 4 हवाई पट्टियां हैं, उनकी बात करें तो कांकरोली में जो हवाई पट्टी है जेके ग्रुप की, पिलानी में बिरला ग्रुप की, वनस्थली टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की और 12 अडानी अडानी ग्रुप की है। 12 में क्या? अडानी ग्रुप की 4, ये 4 हमारे क्या? निजी हवाई पट्टियां हैं। अब हम देखें राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे कौन-कौन से हैं। राजस्थान के हवाई अड्डों की बात करें, पहला हवाई अड्डा हमारा कौन सा? सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर हवाई अड्डे की बात करें कहाँ है? जयपुर में। ये राज्य का पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य का तो पहला और देश का 14वां हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 29 दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। देश का पहला फ्री वाईफाई एयरपोर्ट है। क्या? फ्री वाईफाई एयरपोर्ट है। वर्तमान में अडानी समूह के द्वारा इसको लीज पे लिया गया है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की बात करें तो डबोक उदयपुर के अंदर है और एक प्रमुख हमारा नागरिक हवाई अड्डा है। रातानाडा हवाई अड्डा की बात करें तो जोधपुर में है, भारतीय वायुसेना के अधीन काम करता है और नागरिक उड़ानों का संचालन भी यहाँ से किया जाता है। कहाँ? डबोक का, डबोक नहीं, जोधपुर वाला रातानाडा हवाई अड्डा का। किशनगढ़ हवाई अड्डे की बात करें तो अजमेर में है, राज्य का नवीनतम नागरिक हवाई अड्डा है, जिसकी शुरुआत हमारे 2017 में की गई थी। कहाँ? अजमेर वाला किशनगढ़ का। इस सूरतगढ़ हवाई अड्डे की बात करें, किसकी? सूरतगढ़ हवाई अड्डे की बात करें तो श्रीगंगानगर में है। तो भारतीय वायुसेना के अधीन भूमिगत हवाई अड्डा काम करता है श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ हवाई अड्डा। कहाँ? भूमिगत हवाई अड्डा। फिर बात करें नाल हवाई अड्डे की तो बीकानेर के अंदर है नाल हवाई अड्डा। तो भारतीय वायुसेना के अधीन भूमिगत हवाई अड्डा है, जहाँ नागरिक उड़ानें भी संचालित होती है। कहाँ? बीकानेर पे। फिर उत्तर तलाई जो एयरपोर्ट है तो ये कहाँ? बाड़मेर में। तो भारतीय वायुसेना के अधीन है और हाल ही में नागरिक उड़ानों को भी यहाँ से मंजूरी मिली है, उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर के। फलोदी जैसलमेर एयरपोर्ट की बात करें तो फलोदी जैसलमेर में ये काम करता है और दोनों के फलोदी और जैसलमेर वाले ये हमारे भारतीय वायुसेना के अधीन काम करते हैं। कोटा हवाई अड्डे की बात करें तो कोटा में है और ये हमारे क्या? नागरिक हवाई अड्डे हैं। तो हमारे प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में आपने देख लिया। अब देखेंगे हमारे कौन से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं जो प्रस्तावित है या फिर निर्माणाधीन है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हमारे शंभुपुरा कोटा के अंदर, कौन सा? शंभुपुरा कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। तो राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो निर्माणाधीन है। कोर्ट कासिम जो खेलकूद तिजारा है, वहाँ पे हमारा DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उस पे स्थित प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कहाँ? कोर्ट कासिम खेरतल तिजारा में। कोलाना की बात करें झालावाड़ में, तो ये भी हमारे प्रस्तावित है। अब हम देखेंगे वायु परिवहन नीतियां और प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। नीतियों की बात करें तो राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 में आई थी और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 में आई थी। तो राष्ट्रीय वाली तो 2016 में और राज्य वाली 2024 में आई थी। अब राष्ट्रीय उड्डयन नीति है, इनके उद्देश्य क्या है? लाने के उद्देश्य की बात करें तो परिवहन सुविधाओं, पर्यटन, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना। क्या क्या?
परिवहन सुविधाओं, पर्यटन, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब बात करें एविएशन अकादमियों की, तो अव्याना एविएशन अकादमी हमारे किशनगढ़ अजमेर में चल रही है। ये हमारे क्या अगस्त 2024 से चल रही है। ड्यून्स एविएशन अकादमी की बात करें तो हमीरगढ़ भीलवाड़ा में चल रही है सितंबर 2025 से। प्रस्तावित फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रस्तावित हमारी कौन सी फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में बजट 2026-27 में बताया गया था, कहाँ पे, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में चल रही है। कौन सी फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, क्या राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की बात करें, ये हमारे जयपुर में प्रस्तावित है। और हेलीकॉप्टर जॉय राइड की बात करें तो हमारे ये जैसलमेर सम के अंदर, जैसलमेर में सम है वहाँ पे, यहाँ पे हमारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो आरटीडीसी है वो चलाती है क्या, हेलीकॉप्टर जॉय राइड। अब बात करेंगे हम जल परिवहन के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो महत्व की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, जल परिवहन का ही होता है। किसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात है उसमें हमारा सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, जल परिवहन देता है। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो सागरीय तट और बड़ी नौगम्य जो नदियां हैं इनके अभाव की वजह से राजस्थान जल परिवहन की दृष्टि से एक बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य, क्योंकि यहाँ पानी कम है। पास के बंदरगाह की बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो हमारा कांडला गुजरात में है, वो सबसे पास का बंदरगाह है राजस्थान का। बात करें इनलैंड पोर्ट की बात करें, भावतरा जालोर में प्रस्तावित है इनलैंड पोर्ट, जिसे 262 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से कच्छ की खाड़ी गुजरात से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। तुम्हारा कहाँ, भवा भवात्रा जालोर में इनलैंड पोर्ट है। और ये हमारे भारत सरकार राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम बनेगा जो भवात्रा जालोर का है। फिर रोपवे रज्जु मार्ग की बात है, रोपवे की बात करें हमारे तो पहाड़ी और जो दुर्गम स्थल है उनको पर्यटन, उनके पर्यटन को बढ़ावा देने और दर्शनार्थी है उनकी सुविधा के लिए रोपवे बनाए जा रहे हैं, जिसका संचालन राजस्थान रोपवे अधिनियम 1996 और नियम 2000 के तहत किया गया है। तो राजस्थान रोपवे अधिनियम 1996 और नियम 2000 के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। राजस्थान कितने 7 रोपवे चलते हैं। पहला कौन सा है, सुंदा माता रोपवे जो हमारे कहा जालोर में। बात करें कितना लंबा है, 800 मीटर लंबा है। कब से शुरू है, 2006 से। राजस्थान का पहला और सबसे लंबा रोपवे कौन सा, हमारा सुंदा माता का रोपवे। दूसरा रोपवे आता है मनसा माता करनी, मनसापुर करनी माता रोपवे, ये हमारे उदयपुर की पिछाला जेल के पास में 2008 से चालू है, 387 किलोमीटर का, राजस्थान का दूसरा रोपवे। तीसरा रोपवे आता है हमारे सावित्री माता रोपवे, पुष्कर अजमेर में 2016 में है, रत्नागिरी पहाड़ी पर है और तीसरा रोपवे है ये। फिर सामोद वीर हनुमान जी रोपवे सोमू जयपुर के अंदर 2019 में 400 मीटर लंबा रोपवे राजस्थान का चौथा और जयपुर का पहला रोपवे कौन सा, सामोद वीर हनुमान जी रोपवे जो कहाँ, चोमू जयपुर में। फिर अन्नपूर्णा माता रोपवे तो खोले के हनुमान जी जो जयपुर है वहाँ पे ये रोपवे है। सितंबर 2023 में इसको बनाया गया था। राजस्थान का पहला स्वचालित मतलब ऑटोमेटेड रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे खोले के हनुमान जी पे। बात करें नीमच माता रोपवे की बात करें तो हमारे कहाँ, उदयपुर में नीमच माता रोपवे की बात करें, उदयपुर में जनवरी 2024 से चालू है। उदयपुर का दूसरा और राज्य का छठा रोपवे। फिर काजल सीकर से जीण माता की बात करें तो सीकर के अंदर है, अप्रैल 2024 में चालू किया गया था। राज्य का नवीनतम 7वां रोपवे कौन सा, काजल सीकर से जीण माता। बजट 2026-27 की बात करें तो अन्नपूर्णा माता से दयाशाह किला, अन्नपूर्णा माता से दयाशाह किला राजसमंद और बाकी माता रायसर जम्मू और रामगढ़, तो 2 रोपवे बनाए जाएंगे 2026-27 के जो हमारा बजट है उसमें बताया गया है। अब हम बात करें पाइपलाइन परिवहन के बारे में, तो पाइपलाइन के माध्यम से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है और ठोस ये गलनीय जो पदार्थ है जो तरल अवस्था यानी कि स्लरी में बदल के उनका परिवहन किया जाता है, किसके माध्यम से, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से। तो पाइपलाइन परिवहन की बात करें तो इसके माध्यम से कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस और ठोस या फिर ऐसे गलनीय पदार्थ जिनको हम तरल अवस्था में स्लरी मतलब जो गाढ़ा पेस्ट होता है उसके रूप में परिवहन किया जाता है। बात करें इसकी नोडल एजेंसी की पाइपलाइन परिवहन की तो ऑल इंडिया लिमिटेड इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना हमारे 30 जून 1959 में की गई थी। इसके अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में, पंजीकृत कार्यालय कहाँ, मुंबई में, किसका, IOCL का। बात करें प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क की, राजस्थान के प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क की बात करें, सबसे पहले आता है हमारा गैस नेटवर्क। तो हम गैस पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे थे। गैस पाइपलाइन में सबसे पहली पाइपलाइन आती है HBJ या HVJ भी कह सकते हैं, जैसे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन कहते हैं। तो गुजरात के हजीरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है हमारी पाइपलाइन। ये भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है जिसकी कुल लंबाई कितनी, 1750 किलोमीटर, कितनी, 1750 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। इसका संचालन किसके, गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इसकी संचालन कौन, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है।
और राजस्थान में भी इसका विस्तार मतलब कोटा, बारां क्षेत्र में इसका विस्तार है। दूसरी पाइपलाइन आती है हमारे पास जामनगर लोनी पाइपलाइन। कौन सी? जामनगर लोनी पाइपलाइन की बात करें। इसके बाद 2 है हमारी कौन सी? गैस पाइपलाइन। और पेट्रोलियम अन्य पाइपलाइन की बात करें, इसमें एक हमारा कांडला बठिंडा पाइपलाइन, स्याला मथुरा पाइपलाइन, मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन और कोयली सांगानेर पाइपलाइन। तो इस तरह हमने ये पाइपलाइन परिवहन के बारे में भी देख लिया। तो इस तरह ओवरऑल हमने क्या राजस्थान के ट्रांसपोर्ट जो परिवहन के जितने भी हमारे मार्ग थे, साधन थे, उनके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।